बच्चों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर। इस चैनल पर हम फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज भी हम एक फिजिक्स का टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपकी क्लास 12th की फिजिक्स का है। फर्स्ट बुक है, उसमें जो चौथा चैप्टर है उस चैप्टर से आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं। यहाँ हम फिर से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे या फिर कहें उसके लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे। और फार्मूला डिराइव करेंगे तो एक डेरिवेशन के प्रोसेस से डिराइव करेंगे। ये होगा अपना एक सर्कुलर लूप जिसके सेंटर में हम मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, डिराइव करेंगे फार्मूला उसके लिए और एक्सप्रेशन उसके लिए फाइंड करेंगे। आपको बता दें कि शुरुआत के जो आपकी क्लास 12th की फिजिक्स है उसमें जो शुरुआत के 3 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स बनते हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, सारे टॉपिक्स पर हमने वीडियो क्रिएट किया है और एक एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक तरीके से शुरुआत करके और हमने पूरा फोकस डेरिवेशन पर दिया है, डेरिवेशन के प्रोसेस पर दिया है, ताकि ये जो आपका फार्मूला जो लास्ट में निकल करके आता है उसे रटने की ज़रूरत ना पड़े और इसे जो है आप समझ करके और दिमाग में बिल्कुल आपके जो है फिट हो जाए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े उस फार्मूले की तो आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर सको और उसके लिए आपको दिमाग पर प्रेशर डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने ये तो शुरुआत के तीनों चैप्टर्स हैं उस पर सारे वीडियोज़ हमने क्रिएट किए हैं। एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो हमने क्रिएट किया है, एग्जाम्पल्स लिए हैं, क्वेश्चंस हमने किए हैं। और हमें ये पूरा भरोसा कि जब आप भी अगर उस वीडियो को वॉच करते हो, देखते हो, तो आपको अगर उस टॉपिक में कोई डाउट है तो पक्का वो क्लियर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपके पास एक बढ़िया, बेहतर, हेल्दी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा और वो बहुत काम का होगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम करेगा और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी काम करेगा, जैसे नीट जेई हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इन सब में जिसमें फिजिक्स आती है उसमें पक्का ये काम करेगा। और आप फिर कहोगे कि हाँ, ये जो डेरिवेशन का प्रोसेस है ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसको डेरिवेशन को करना कितना ज़रूरी है। सिर्फ दूसरे को करते हुए देखना नहीं, जबकि अपने हाथ से खुद पेन उठा करके उस डेरिवेशन को करना है। पहले सीखेंगे, हम यही करते हैं ना, सबसे पहले दूसरों से सीखते हैं फिर अपने करते हैं, तो यही काम आपको यहाँ पर भी करना है। डेरिवेशन के प्रोसेस में घुसना है, उस प्रोसेस के बाद ही फार्मूले को डिराइव करके और अपने पास उस फार्मूले को फिर से याद करने की कोशिश करनी है। याद क्या करना है, जब आप रियल में डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजरते हो तो वो फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फार्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। तो आज भी हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप होगा एक, जो वायर से एक सर्किल बनाएंगे हम और उस सर्कुलर लूप के सेंटर में क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, फिगर के बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी टाइम डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड के लिए हम डेरिवेशन का प्रोसेस अपनाएंगे। उसको जो है डेरिवेशन का प्रोसेस अपनाते हुए हम फाइनली जो है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन पता करेंगे, निकालेंगे। फाइनली जो है फार्मूला ये आएगा जिसे हम पता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, एक सर्कुलर लूप बनाते हैं। सर्कुलर लूप का मतलब ये हो गया कि भाई एक वायर है जिसको हमने कुछ इस तरीके से बेंट कर दिया, ठीक है, एक सर्किल के फॉर्म में मोड़ दिया है। और क्या करना है भाई, इसमें करंट तो फ्लो करानी पड़ेगी, बिना करंट के फ्लो के मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं करंट फ्लो कराने के लिए हमने इतना पार्ट क्या किया है, थोड़ा सा छोड़ दिया है इसको और यहाँ से करंट हम आई यहाँ पर इसमें पहुँचा रहे हैं और ये करंट घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए फिर से दूसरे वाले एंड से ये करंट वापस आ जा रही है। तो जब करंट फ्लो करेगी तो हमें पता है करंट आई, सेम करंट यहाँ भी फ्लो करेगी, सेम करंट यहाँ भी फ्लो करेगी और सेम करंट यहाँ भी, क्योंकि वायर एक ही है, बीच में कोई बाधा नहीं है। तो सेम करंट यहाँ पर आई करंट जाएगी तो आई करंट बाहर निकलेगी भी। तो ये एक सर्कुलर लूप हो गया हमारे पास। इसी के सेंटर में हमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। मान लिया कि सेंटर ओ है अपना, ठीक है, सेंटर ओ है। अब देखें सेंटर ओ है, इसकी रेडियस सपोज दैट कर लेते हैं कि इसकी रेडियस जो अपनी है, मान लिया कि इसकी रेडियस जो सर्कुलर लूप दिया गया है इसकी रेडियस स्मॉल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। इतना मान लिया भाई हमने कि इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल ए है, ज़्यादा नहीं, बस ये छोटा सा ए है। ये हुआ रेडियस हमारे पास है
इस सर्कुलर लूप के भीतर करंट हम फ्लो करा रहे हैं। अब जब करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होगा, यहाँ प्रोडक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और वही मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होना चाहिए इस सर्कुलर लूप की वजह से, उसी का हमें मैग्नीट्यूड पता करना। तो सबसे पहले हमने बोला था डायरेक्शन ही पता कर लेते हैं। अब बताएं कि यहाँ करंट ऐसे फ्लो कर रही है। अब क्या करते हैं, मान लिया कि यहाँ से एक छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं, एक यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसे हम कहेंगे करंट एलिमेंट, और इसको DL लिख लेते हैं। ठीक है, सेम कहीं भी ले सकते हैं ये। ठीक है, तो हमने ये रेडियस के एंड पर लिया है। अब देखें ज़रा, इस रेडियस के एंड पर ये छोटा सा जो पार्ट है इस रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं? बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि रेडियस हमेशा ये जो टेंजेंट किसी पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं सर्किल के, तो वहाँ पर इस टेंजेंट के साथ क्या होती है, नॉर्मल होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, अगर हमें डायरेक्शन पता करनी है तो हम देखेंगे कि वायर ये है और वायर में करंट किधर फ्लो कर रही है, और फिर क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे, ये हुआ, और फिर इस वायर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे पकड़ेंगे, ऐसे हमें करना पड़ेगा तब पकड़ेंगे। ठीक है, जब ऐसे करेंगे तो ये अपनी जो फिंगर है वो अंदर की तरफ जा रही है, इस वाइट बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ जा रही है। मतलब यहाँ पर जो फील्ड होगी उसको हम इस तरीके से सर्किल बना करके क्रॉस कर देंगे, और ये दिखाता है कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में है, बिल्कुल सीधे इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। ठीक है, और अभी भी कन्फ्यूज़न अगर हो कि भाई डायरेक्शन इसकी कुछ और हो सकती है, तो कहीं भी किसी भी पार्ट पर, इस सर्किल के किसी भी पार्ट पर करंट फ्लो कर रही, कहीं भी आप जो है राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर दो। चलो यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ करंट इधर फ्लो कर रही है राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो हम अंगूठे को यहाँ पर थंब को इस डायरेक्शन में रखेंगे और इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जब ऐसे रखेंगे तो पकड़ने का प्रयास करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो इसको घुमाएंगे, किधर घुमाएंगे, अंदर की तरफ घुमाएंगे, ये जो फिंगर है, और फिर से ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आएगी इस प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आउटवर्ड होता ये फील्ड की डायरेक्शन तो उसे हम इस तरीके से सर्कल बना करके और बीच में एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं, ये दिखाता आउटवर्ड। ठीक है, ये क्या है, आउटवर्ड फील्ड है। ठीक है, ये क्या है, आउटवर्ड फील्ड है, और ये जो दिखा रहा है वो क्या है, इनवर्ड फील्ड। ठीक है, यही लिख लेते हैं अपना जो ये है इनवर्ड फील्ड, इनवर्ड फील्ड। तो अगर हमें प्लेन में दिखाना रहता है तो ऐसे ही हम शो करते हैं, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन तो पता चल गया। अब बात आती है कि इस मैग्नीट्यूड कितना होगा जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सर्कुलर लूप की वजह से, जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। बिल्कुल, हम शुरू से जब भी हम चैप्टर स्टार्ट किए तो सबसे पहले क्या आया था, एक पहला यहाँ पर हम टॉपिक पढ़े थे, बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो कूलम्स का फार्मूला आता है, कूलम्स लॉ आता है, और उसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में एक्सप्रेशन निकालते हैं। वैसे जब मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बायोट-सैवर्ट लॉ आता है। तो हमने एक करंट एलिमेंट यहाँ पर लिया है जो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस पर है, और इसी करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। मतलब हमें ये अगर ये DL है तो DB पता करेंगे, ये कितना होगा। इसके लिए बायोट-सैवर्ट ने हमें लॉ दिया है कि अगर कोई वायर है और इस वायर का एक एलिमेंट है, ठीक है, तो उस एलिमेंट की वजह से जो एलिमेंटल फील्ड होगी, छोटी सी फील्ड होगी, उसके लिए फार्मूला बायोट-सैवर्ट ने दिया है। तो यहाँ हम सबसे पहले बायोट-सैवर्ट लॉ अप्लाई करके यहाँ पॉइंट O पर हम पता कर लेंगे कि कितनी फील्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बायोट-सैवर्ट लॉ, इस लॉ से, ठीक है, इस लॉ से मैग्नेटिक फील्ड एट O, ठीक है, इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, DB लिखेंगे, और वो वैल्यू होती है कितनी, लिखते हैं μ0/4π लिखते हैं, फिर होता I, और उसके बाद DL होता है, और उसके बाद यहाँ साइन थीटा भी लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद नीचे r² लिखते हैं। ठीक है, r² डिस्टेंस होती है, मतलब ये जो डिस्टेंस जहाँ से है करंट एलिमेंट है, वहाँ से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं, उसी पॉइंट की डिस्टेंस से मतलब है ये r से।
बाकी जो थीटा है वो क्या है, ये जो dl है और ये जो r है, ठीक है, जो डिस्टेंस है उसके बीच का जो एंगल है वही थीटा है। तो यहाँ जो 90 हमने लिखा है ना, ये थीटा की ही वैल्यू है, इस केस में थीटा 90 होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम साइन 90 यहाँ रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू जीरो नहीं 1 होती है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर हमारा फार्मूला जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा, डी बी और उसके बाद म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और आई और उसके बाद dl होगा और अपान में क्या होगा, r का स्क्वायर होगा। ये फार्मूला हमारे पास बायोट-सेवर्ट से लॉ से आया है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। अभी इसमें काम आएगा, इसमें अभी हमें और काम करना है। ठीक है, अब ऐसे जो dl है करंट एलिमेंट है, ऐसे इस सर्कुलर लूप पर बहुत सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, बहुत सारे करंट के एलिमेंट होंगे और उन सबको जोड़ेंगे, बारी बारी से ये dB निकालेंगे इन छोटे छोटे पार्ट के लिए और सबको जोड़ेंगे तो पूरा जो कंप्लीट फील्ड इस सर्कुलर लूप की वजह से जो पूरा टोटल फील्ड आती है, नेट फील्ड आएगी, वो उसकी वैल्यू आएगी। तब हम यहाँ पर dB नहीं सिर्फ B लिखेंगे, इस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से इस सेंटर पर जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, dl लिया हमने, इतना dl यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, क्योंकि सबकी डिस्टेंस सेम है इस सेंटर से, तो सबका सेम वैल्यू यही आएगा। ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस से, बड़े प्रोसेस से बचने के लिए बार बार इतना ऐड करने से अच्छा है कि हम इस चीज़ को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो dB है यहाँ पर जो वैल्यू है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू जो है इस dB को इंटीग्रेट करेंगे इस तरीके से, और फिर बाकी यहाँ जो dl पार्ट है इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट जो करेंगे वो dl के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये जो dB है इंटीग्रेट होकर के सिर्फ b हो जाएगा। ठीक है, और ये जो म्यू नॉट और i है ये तो भाई फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, नीचे में 4 पाई ये भी फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है, बाकी r स्क्वायर है ये भी कांस्टेंट है। जो dl बचा है ना अपना, ये जो dl है इसी का इंटीग्रेशन करना है, और dl को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक इसकी हद होगी वहाँ तक जाएगा भाई, क्योंकि dl है, dl इस तरीके से मिलते मिलते क्या हो जाएगा, ये पूरा सरकमफरेंस बन जाएगा, है कि नहीं। इस सर्किल का सरकमफरेंस बनेगा, dl 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 ये सबको जोड़ेंगे तो सरकमफरेंस बनेगा। और इस सर्किल का सरकमफरेंस होगा क्या, इसके सर्किल का सरकमफरेंस की बात करें तो c बराबर कैपिटल C लिखते हैं सरकमफरेंस को, ये होगा 2 पाई और a हमने रेडियस लिया है यहाँ पर, तो 2 पाई a हो जाएगा। क्लियर है, 2 पाई a। अब देखें जो r लिखा है हमने यहाँ पर ना, उसकी जगह पर हम शुरुआत से a लेकर के चलते हैं, क्योंकि रेडियस हमने यहाँ r नहीं a माना है, तो a का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ भी सेम कर देते हैं। ठीक है, a स्क्वायर, और यहाँ भी क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर दें, क्योंकि रेडियस हमारे पास a है, a हमने सपोज किया, हम r भी सपोज कर सकते थे। तो ये अपना सरकमफरेंस हो गया, और ये जो dl है इसको इंटीग्रेट कर देना है कहाँ से, 0 से लेकर के 2 पाई ये सरकमफरेंस के बराबर, मतलब जहाँ से एक जगह से शुरू किया हमने, इसको पकड़ करके पूरा सरकमफरेंस के बराबर लेकर के चले जाएंगे और यह इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आनी है, म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई और a स्क्वायर है, और यहाँ जो dl है ये इंटीग्रेट होकर के क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट होकर के क्या होगा, l होगा, और l की वैल्यू को क्या करेंगे हम, अब लिमिट रख देंगे यहाँ पर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के 2 पाई a तक होगा। इस वैल्यू को ज़रा रखेंगे यहाँ पर, तो म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई a स्क्वायर हो जाएगा। पहले इस वैल्यू को रखा जाता है तो 2 पाई a हो जाएगा, माइनस जो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इस 0 से कोई मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं, बस 2 पाई a से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। और क्यों ना हम ऐसा कर देते हैं, इन सब को हटा देते हैं और 2 पाई a से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से इस 4 को डिवाइड करके 2 लिख लेंगे, और a से जब a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ a बचेगा नीचे की तरफ। मतलब जो b है हमारे पास वो कितना आया है, म्यू नॉट i है और अपॉन में 2 बचा है और सिर्फ a बचा है। ठीक है, कहीं भी dl वगैरह नहीं बचा। ठीक है, क्या बचा है, ना तो कहीं पाई बचा है, म्यू नॉट i अपॉन 2a बचा है। और यही हमारा फार्मूला है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के लिए, जो किसी सर्कुलर लूप की वजह से होगा, जिसमें करंट I फ्लो कर रही है, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए जो मैग्नीट्यूड होगा ये वैल्यू होगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होगा, ये फार्मूला होगा। इस डेरिवेशन के प्रोसेस से हमने ये फार्मूला अभी तक प्राप्त कर लिया है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ कभी पूछा जाए कि सर्कुलर लूप है और उसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो बिल्कुल यही फार्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट i अपॉन 2a। a क्या है यहाँ पर, a रेडियस है, रेडियस ऑफ द लूप। ठीक है, रेडियस
ऑफ द लूप, जो लूप है अपना उसकी रेडियस, सिंपल सी बात है उसकी रेडियस है। बाकी आई तो करंट है, म्यू नॉट को जान ही रहे हो आप, परमिएबिलिटी है यहाँ पर, और बी क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है। यही मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर वो बताएगा, क्या बताएगा भाई, यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताएगा। इसका डायरेक्शन पता ही है, ठीक है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ लिख देंगे इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर, जो पेपर का प्लेन है उससे इनवर्ड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे पूछा जाएगा तब। बाकी हमने क्या किया, यहाँ पर दिखा दिया है कि डायरेक्शन कहाँ है भाई, डायरेक्शन इसकी इनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसको इस तरीके से सर्किल बना करके और उसको क्रॉस कर देते हैं तो समझ में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ है। तो ये था आज का पूरा हमने डिस्कशन, जो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका फॉर्मूला हमने डेराइव किया, एक्सप्रेशन उसके लिए हमने फाइंड कर लिया, बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन आया है। B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2a है, जहाँ पर a है रेडियस ऑफ द लूप, उस लूप की रेडियस है जिस लूप की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं उसके सेंटर पर। अब काम करते हैं, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस फार्मूले को इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि आखिर इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये कितना आसानी से हमें आंसर तक पहुंचाता है और हमारे लिए 2-3 नंबर जो भी है वो फिक्स कर देता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए उसको सॉल्व करते हैं, जो बिल्कुल सर्कुलर लूप के हिसाब से है। सर्कुलर लूप यहाँ पर भी दिया गया है और एक मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है उसके सेंटर पर। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, एग्जाम्पल को इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर की करंट है, ये आई की वैल्यू दी गई है, इज बेंड इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो रेडियस की बात कर रहे थे हम फार्मूले में, ए की वैल्यू ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ सर्कुलर नहीं है, ध्यान रखना है, सेमी सर्कुलर है, मतलब आधा सर्कल बनाया जा रहा है, पूरा सर्कल नहीं बनाया जा रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, उस लूप के सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। फिगर भी हमने बना दिया है, ये सेमी सर्कुलर है, सर्कुलर पूरा नहीं है। इसमें से करंट आई फ्लो कर रही है और यहाँ से होते हुए, ठीक है, इसके आधे सरकमफेरेंस पर होते हुए ऐसे जा करके फिर से स्ट्रेट वायर हो जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से है। हमें इस पॉइंट पर, इसके सेंटर पर, सेमी सर्कुलर जो आर्क है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करना है, यानी dB अगर हम पता कर लेंगे तो हम उसे इंटीग्रेट करके हम B पता कर सकते हैं, या फिर कहें सीधे हमारे पास B का फार्मूला तो है, तो dB के चक्कर में क्यों पड़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे पास B है, B के लिए फार्मूला है वही सीधा अप्लाई कर लेंगे, और B के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, यही फार्मूला है, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2, और उसकी रेडियस अगर a है तो ये फार्मूला होता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर कोई सर्कुलर लूप है तो, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ सेमी सर्कुलर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फील्ड आएगा, ठीक है, वो क्योंकि सरकमफेरेंस अपना आधा हो गया है, ठीक है, सरकमफेरेंस पहले 2 पाई आर था, अब सिर्फ पाई आर है, ठीक है। तो जब ये सरकमफेरेंस आधा होगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कुलर पार्ट की वजह से है, सर्कुलर लूप की वजह से, ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 जब इसका करेंगे तो अपने पास जो B डैश आएगा वो क्या होगा, म्यू नॉट और फिर आई है और नीचे में ये 4a हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पर चेंज करना है। बाकी अगर आप यहाँ से करना चाहते हो, बिल्कुल डेरिवेशन से करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। क्या करना था, जो अपना dB था, आया था बायोट-सेवर्ट लॉ से, म्यू नॉट आई आया था और नीचे में 4 पाई और a था, ठीक है, यही था ना, और उसके बाद यहाँ पर dl आया था जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे। तो हम इंटीग्रेट जो करेंगे वो 0 से लेकर के 2 पाई a तक नहीं, सिर्फ क्या है, यहाँ पर r लिख लेते हैं, क्योंकि r को हमें फिर a में, मतलब हाँ a ही लिख लेते हैं, a ही है यहाँ पर, और उसको हम 2 पाई a नहीं, सिर्फ पाई a तक इंटीग्रेट करेंगे, और जो वैल्यू पाई a रखेंगे तो यहाँ पर 4 पक्का आ जाएगा, नीचे की तरफ 4 आएगा, और यही सेम चीज़ है जो हमने यहाँ पर लिख लिया। हमें पता चल गया कि ये सेमी सर्कुलर तो है नहीं है, और ये सर्कुलर है नहीं, सर्कुलर होता तो ये फार्मूला अप्लाई करते, और सेमी सर्कुलर है तो आधा ही पार्ट बचा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधी हो जाएगी, तो मतलब इसी का हमने आधा कर दिया, हाफ कर दिया है, मतलब ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब गिवन है यहाँ पर, तो उठाते हैं क्या क्या गिवन है, सब हमारे पास है। इस B डैश वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 लिखा गया है, म्यू नॉट की वैल्यू होती कितनी है, देखें
हमारे पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू होती 10⁻⁻7। अगर हमें सिर्फ म्यू नॉट निकालना है तो क्या होगा, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी बराबर में 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इस वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई 10⁻⁻7 है। उसके बाद आई है, करंट की वैल्यू लिखना है हमें, करंट कितना है 5 एम्पियर है। उसके बाद नीचे 4 लिखना है और जो रेडियस है उसको लिखना है। रेडियस कितना था 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और जो 5 है इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे और उसके भी पहले क्या करना है, ये जो पाई दिखाई दे रहा है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर इसको हम क्या करते हैं, इस 3.14 है इसको 2 से पहले डिवाइड कर देते हैं, बाद में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो बचता है वो 10 के पावर का मैटर बचता है, ठीक है। मतलब इन सबको आपस में सबसे पहले जोड़ घटा करके मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करके समझ लेते हैं। बाकी जो बचा है 10⁻⁻7 और 10⁻⁻2 यहाँ पर है। ये -7 है, -2 नीचे है तो आएगा फाइनली -5, ठीक है। यहाँ पर इतना टेस्ला वैल्यू आएगी, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको तो आएगा 1.5, ठीक है, और उसके बाद 7 आएगा। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 टाइम्स 35 होता है, 5 टाइम्स 25 और 3 कितना होगा 28 होगा, और उसके बाद 2 बचेगा 5 1 टाइम्स 5 और 2 7 बचेगा, मतलब 7.85 और 10⁻⁻5 आया है। इतना टेस्ला ये जो है बी की वैल्यू आई है, ठीक है, इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर आई है। अगर ये सर्कुलर लूप होता इसका डबल होता, क्योंकि हमने हाफ किया ज़बरदस्ती और फाइनली हमारे पास ओरिजिनल जो फार्मूला था वो ये था, ठीक है। मतलब हमने सर्किल को आधा कर दिया है, सेमी सर्कुलर बना दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ये हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर पता किया, उसके लिए फार्मूला डिराइव किया और इस फार्मूले को हमने एक एग्जाम्पल के सहारे समझा भी। ये एग्जाम्पल काफ़ी थोड़ा सा अलग था, ठीक है, थोड़ा सा अलग था। क्या था कि सर्कुलर लूप न दे करके सेमी सर्कुलर लूप दिया हुआ था, जिसमें हमें समझना था कि भाई जब यहाँ पर सरकमफेरेंस इसकी आधी हो जा रही है और फाइनली क्योंकि हमने प्रोसेस में देखा था जो डेरिवेशन के प्रोसेस में, तो यहाँ जो इंटीग्रेट कर रहे थे 0 से लेकर के 2 पाई ए यानी कि सरकमफेरेंस के बराबर इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो सरकमफेरेंस पूरा तो है नहीं, 2 पाई ए तो है नहीं, सिर्फ पाई ए है, उसका आधा है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे पाई ए रखेंगे तो नीचे जाहिर सी बात है वैल्यू ये जो वाली वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इससे हमें समझ में आया कि अगर सरकमफेरेंस आधी हो रही है तो ये फील्ड भी आधी हो जाए, क्योंकि सरकमफेरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इस डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डीएल है क्या, डीएल इसी सरकमफेरेंस का कुछ छोटा छोटा पार्ट है, और डीएल जब आधा होगा तो जाहिर सी बात है बी भी आधा हो जाएगी, ठीक है। ये था आज का पूरा डिस्कशन। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो और हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।